हाँ भाई बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। चलो फिर शुरू करते हैं। मुझे तो याद है हम लोगों ने वेरिएबल सेपरेबल देख लिया, हम लोगों ने रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल देख लिया, हम लोगों ने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन देख लिया। ये तीन चीजें देख ली थी। अब हम बात कर रहे हैं रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस का, और उसके बाद लीनियर। और लीनियर अगर आज हो पाया, जैन बच्चे, लीनियर हो पाया तो रिड्यूसिबल टू लीनियर तक पहुंचने का। क्योंकि अगर यहां तक हम पहुंच जाते हैं तो केवल दो चीजें बच जाती हैं, एक फॉर्म ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। ये दो चीजें बच जाएंगी। तो कोशिश ये रहेगी कि नेक्स्ट लेक्चर में नमस्कार ऐसे कर पाए, जिससे कि उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर मतलब आज, गुड इवनिंग प्रिया, आज हम लोग ये पढ़ने के बाद, आज का लेक्चर है और ट्यूसडे का लेक्चर होगा, या ट्यूसडे को ही रखता है, हाँ ट्यूसडे का लेक्चर। ट्यूसडे के लेक्चर में इसको खत्म करने के बाद, या तो ट्यूसडे के लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, जेईई मेंस वगैरह के कम से कम उतने तो देखें, और या फिर जो हमारा थर्सडे को लेक्चर होगा उसमें हम आधा घंटा और देंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने में। बाकी आप लोग लगाइएगा, डाउट पूछने के लिए कोई मना नहीं है। और हम वेक्टर स्टार्ट करेंगे थर्सडे से। 101% वेक्टर स्टार्ट होगा, ठीक है। तो मंडे तो शायद रेगुलर क्लासेस होंगी आपकी भी। मंडे हरीश सर कह के गए थे कि मंडे से 3 क्लासेस हुआ करेंगे एक दिन में। 3:45 से स्टार्ट होगी, 8:05 तक चलेंगी। 3:45 से स्टार्ट होगी, 8 बजे तक चलेगी। अच्छा यस सर, 8:05 सर जैसे पहले हुआ करती थी। 1 घंटा 20 मिनट की क्लास होगी। 1 घंटा 20 मिनट की क्लास होगी। यस सर। पता नहीं पॉसिबल, मुझे तो नहीं पता पॉसिबल हो सकता है या नहीं। बाकी ऐसा हो रहा हो, देखी जाएगी, जो होगा देखेंगे। सर एक्स्ट्रा क्लास ले लेना। क्या सर एक्स्ट्रा क्लास ले लेना। एक्स्ट्रा क्लास? देखो मेरे को तो नहीं दिखता एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत है, क्योंकि इसके बाद अगर आपको बोलूं तो इसके बाद आपका वेक्टर 3D, चलो थोड़ा पता कर लेते हैं। वेक्टर 3D, डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स और PNC, ये मैं थोड़ा पढ़ाऊंगा, उतना डिटेल दूंगा कि इससे आपका रिवाइज हो पाए। अपनी कक्षा में भी ऐसे ही लेते थे 3 क्लासेस एक दिन, वो लेते थे। एक्चुअली अपने कक्षा में बहुत सारा ऐसा काम था जो हमारे आप पास नहीं था। मतलब मेरे को केवल आपके DPP मेरे को देखने पड़ते थे, ठीक है। उसके वीडियो लेक्चर तो वो फिक्स था कि 15 मिनट देना है, कि हमेशा 3-4 दिन आगे चलना है कि भाई DPP दे दिया। बाकी शीट बनाना, पेपर बनाना, DPP बनाना, ये सब हमारा काम नहीं होता था। हमें केवल उसके सॉल्यूशन देने होते थे। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मैं ऑलरेडी कर रहा हूं। तो अगर इतने सारे वर्क एक साथ आते हैं तो फिर चीजें देखेंगे, उस समय देखी जाएगी। प्रोबेबिलिटी हो सकता है जो भी हो, कुछ अच्छा सोच के ही सोचा होगा उनने। तो हमारे नजर में ये है जो बचेंगे आफ्टर कैलकुलस। तो ये मैं मेरे हिसाब से 6 to 7 लेक्चर का ये है। सर कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोला था आपने। बेटा देख, होने दे, पहले ये देख लेते हैं। मैं तो तेरे से बोल रहा हूं, मैं तो 12th बोर्ड के भी जो ऐसे चैप्टर हैं, जो चैप्टर मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता होने चाहिए, या जो चैप्टर आप खुद से नहीं कर सकते, या कहीं ना कहीं जेईई मेंस में उसका पार्ट है, आईआईटी में पार्ट नहीं है, तो वो चीजें भी लेंगे अपन, ठीक है। लेकिन ये सबसे बड़े चैप्टर हैं जो बताने चाहिए। तो 3D में भी 5 लेक्चर मान लो। वेक्टर अगर लंबा ले लिया तो 3D में कम टाइम लगता है। डिटर्मिनेंट में 3 लेक्चर तो लग जाएंगे। मैट्रिक्स में भी 5 लेक्चर तो लगेंगे। PNC अगर मैं रिवाइज के हिसाब से बताऊं, मतलब आपको हल्का फुल्का पता है कि PNC क्या होता है, और मैं तो पूरा पढ़ाया है, लेकिन वो उस चीज को अगर हम रिवाइज करेंगे तो 4 लेक्चर तो लगेंगे, और 5 से 6 लेक्चर का प्रोबेबिलिटी। तो अगर हम मोटा मोटा रखें 12, 15, 20, 24, मतलब 30 लेक्चर और चाहिए। अब अगर हम 4 लेक्चर ही मान लें ओवरऑल, ठीक है, मतलब अगर हम डाउट के साथ भी 4 लेक्चर मान लें, जनरली होते हैं, तो
7 वीक के करीब, ठीक है, 7 साढ़े 7 वीक लगेंगे, 7 वीक के आसपास। हमारे पास अभी अगर अपन दिवाली का 1 वीक छोड़ भी दें तो भी हमारे पास इस वीक को भी हटा देते हैं, ठीक है, अभी अपन चला रहे हैं। नेक्स्ट वीक में अगर अपन थर्सडे नेक्स्ट वीक भी छोड़ देते हैं, ठीक है, मतलब हम 2 अक्टूबर के बाद सोचते हैं, तो 2 अक्टूबर के बाद वाला भी 2 अक्टूबर के बाद हमारे पास 12 वीक होने चाहिए 3 महीने के हिसाब से, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। उसमें से 1 वीक अगर हम दिवाली का भी छोड़ दें तो भी हमारे पास 11 वीक हैं, हमें 7 से 8 वीक की जरूरत है। अब नेचुरल है, इसके बाद बच जाएगा टाइम, तो फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेंगे। कुछ ऐसे टॉपिक जो आपको लग रहा हो कि नहीं सर हमने बोर्ड में पढ़ा, लेकिन लीनियर प्रोग्रामिंग के कुछ कंसेप्ट लीनियर प्रोग्रामिंग के भी हैं जो उसमें इंडस्ट्री वाले क्वेश्चन आते हैं, कुछ वो आपको पता होने चाहिए, वो नहीं कराए जाते, वो मेंस में भी नहीं है, एडवांस में नहीं है, लेकिन बोर्ड में है, तो उसके बारे में बात कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, हम 11 का रिवीजन चालू कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें प्लानिंग की जा सकती है, बट इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा क्लास की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? यस सर। हाँ, अपना सिलेबस बहुत सही साथ चल रहा है और मेरा सिलेबस सही साथ ही चलता है। कुछ घटना दुर्घटना हो गई थी घर में जिसकी वजह से मुझे 1 आध वीक के लिए जाना पड़ा था, अदरवाइज इतने सालों से पढ़ा रहे हैं। अच्छा सर, जो वो क्वेश्चन था हम जो डाउट में कर रहे थे लास्ट में, f(0) क्रिटिकल पॉइंट वाला, तो सर उसमें वो 0 ही आना चाहिए ना रूट, क्योंकि फिर वो फंक्शन हमेशा चाहे तो इंक्रीजिंग होगा चाहे मैंने तो सब बोला था कि तू सही, शायद तू सही बोल रहा है, क्योंकि डबल डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा अगर वो नहीं होगा तो, क्योंकि जहां पर dy बाई डी मोनोटोनिक नहीं बन रहा है और फिर भी 0 हो रहा है, वहां पे डबल डेरिवेटिव भी 0 हो जाता है। सर मैंने तो ऐसे सोचा था कि मैक्सिमम मिनिमा होना जरूरी है अगर एक भी पॉइंट आता है तो, और अगर क्वाड्रेटिक बनती है तो 2 रूट्स के हिसाब से एक ही मैक्सिमम मिनिमा। सिंपल सी बात है, अगर f'(x) 0 हो रहा है, अगर f'(x) 0 हो रहा है, ठीक है, तो 2 केस हो सकते हैं, या तो वो मोनोटोनिक रहेगा या वो मैक्सिमम मिनिमा देगा। और अगर वो मैक्सिमम मिनिमा नहीं दे रहा, ये बोल रहा है, तो इसका मतलब वो मोनोटोनिक है। और अगर वो मोनोटोनिक है, वो 0 पे अगर ऐसा हो रहा है, तो ऐसा तभी हो सकता है कि अगर वो फंक्शन लगातार इंक्रीजिंग है तो किसी एक पॉइंट पर 2 वैल्यू तो नहीं ले सकता, नहीं तो वो मैक्सिमम मिनिमा बनाएगा। तो f'(x) जो है क्वालिटी बनाया था, उसके 2 फैक्टर थे, और वो कह रहा है अगर 2 फैक्टर थे तो उसे मैक्सिमम मिनिमा बनाना ही पड़ेगा। अगर f'(x) के 2 रूट्स आ गए हैं जहां पे वो 0 हो रहा है, तो 2 जगह मैक्सिमम मिनिमा वो नहीं होता, 2 जगह मोनोटोनिक नहीं होता, मोनोटोनिक होता है तो एक जगह होता है। तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों फैक्टर सेम हो। तो ऐसे केस में वो x² बन जाएगा, तो उससे फिर एक ही वैल्यू निकल जाएगी, है ना, अल्फा हट जाएगा। ये कह रहा है ना? यस सर। हाँ सही बोल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। अब इसमें एक बहुत बढ़िया सिंपल सा पैटर्न है, और याद रखना बच्चों, जो मैं बता रहा हूं रेयर फॉर्म है जो आती है, मतलब पिछले 20 साल में 2 बार पूछी गई होगी। तो यहां पर हम लोग dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई, सॉरी रिड्यूसिबल, मैं भी क्या कर रहा हूं, रिड्यूसिबल टू लीनियर इस फॉर्मेट में होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू a1x प्लस b1y, a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2, वेयर इसमें ऐसा लिखता है a1 इक्वल टू a2 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब दोनों एक साथ बराबर हो सकते हैं लेकिन दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। b1 इक्वल टू b2 नॉट इक्वल टू 0, मतलब एक एक करके एक 0 हो एक नॉन 0 हो चल जाएगा, लेकिन दोनों एक साथ बराबर होकर 0 नहीं हो सकते। एंड a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये सब क्यों लिखा है, समझ में आ रहा है? देखो जैसे ये केस हो गया, अगर मान लो a1 a2 दोनों एक साथ 0 हो गए तो ये हट गया, तो ये वेरिएबल सेपरेबल है। यस सर। अरे पूरा फंक्शन आएगा, ठीक है। यस। हाँ, अगर b1 b2 दोनों एक साथ 0 हो गए तो ये हट गया, तो भी ये x का फंक्शन है, तब भी ये वेरिएबल सेपरेबल हो गया, तो हम वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, इससे क्यों करेंगे। और a1 अपॉन a2 अगर b1 अपॉन b2 के बराबर हो गया, इसका मतलब कोफिशिएंट सेम हो गए, इट मींस 2x माइनस वाई प्लस 5 अपॉन 4x माइनस 2y प्लस 1।
A1 अपॉन A2 1/2, B1 अपॉन B2 1/2। तो ये तो कौन सा केस है? लीनियर। रिड्यूसिबल टू वेरिएबल इक्वल टू लीनियर। इसमें 2 कॉमन निकाल लें तो फिर t मान सकते हैं। तो ये कह रहा है कि ना तो आपसे केस वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व हो रहा है, ना आपसे रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व हो रहा है, और साथ में एक और चीज और लिखेंगे कि C1 इक्वल टू C2 नॉट इक्वल टू 0, और ना ही C1 C2 एक साथ 0 हो रहे हैं। इसका मतलब अगर ये 0 हो जाते तो फिर तो ये होमोजीनियस ही होती। यहां पर होमोजीनियस क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि x की जगह tx और y की जगह ty रखोगे, t कॉमन नहीं आ रहा क्योंकि वो कांस्टेंट बैठा है। तो मतलब कुल मिला के तीनों केस नहीं हो रहा है। मैं यहां पे आपकी सुविधा के लिए लिख देता हूं कि ये दोनों केस क्या दिखा रहे हैं? ये टाइप 1 वेरिएबल सेपरेबल टाइप 1, ठीक है। ये वाला कौन सा दिखा रहा है? वेरिएबल सेपरेबल टाइप 2, एंड दिस इज होमोजीनियस। ये बता रहा है कि होमोजीनियस है। तो ठीक है, अगर इनमें से कुछ नहीं हो रहा है तो हम कैसे बनाएंगे? तो ध्यान से सुनना, इसमें स्मॉल x के प्लेस पे, ये बहुत बड़ा मेथड होता है इसलिए यूज नहीं होता ज्यादा। स्मॉल x प्लस h मानते हैं, स्मॉल y के प्लेस पे कैपिटल Y प्लस k मानते हैं। h और k कांस्टेंट होता है। यहां पे A1 B1 C1 A2 B2 C2 दिया होगा और h और k कांस्टेंट की तरह यूज कर रहे हैं। अब ये कैसे माने जा रहे हैं? जरा सुनना, हम ये एज्यूम कर रहे हैं, देखो इस बात से समझ में आ रहा है कि नहीं कि dx तो कैपिटल dx ही होगा क्योंकि s तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव जो है ये बनेगा, और dy कैपिटल D डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल Y होगा। तो स्मॉल dx बाय dy की जगह हम कैपिटल dy बाय dx लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप पूछोगे कि सर h और k क्यों लिए गए? तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि h और k इस तरह से लिए गए हैं कि जब हम यहां पर रखेंगे तो जो कांस्टेंट टर्म बनेगी वो 0 हो रही है। मतलब x प्लस एच b1 y प्लस k प्लस c1 अपॉन a2 x प्लस एच b2 y प्लस k प्लस c2। तो अगर आप थोड़ा सा प्यार से मोहब्बत से अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें तो a1x b1 कैपिटल Y प्लस c1 प्लस इट इज a1h प्लस b1k प्लस c1 ठीक है। हम ऐसे मान रहे हैं कि अगर हमने स्मॉल x और स्मॉल y की जगह कैपिटल X प्लस h और कैपिटल Y प्लस k पुट किया तो उससे हम ये मान के चल रहे हैं कि h और k इस तरह से लिए गए हैं कि इससे जो कांस्टेंट टर्म है ये क्या हो रहा है? 0 हो रही है। तो अगर आप इसे 0 कर देंगे मतलब a1h प्लस b1k प्लस c1 और a2h प्लस b2k प्लस c2, देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ h एंड k। h और k की वैल्यू तो आ जाएगी लीनियर इक्वेशन से। ये क्या बन जाएगा? d कैपिटल Y बाई d कैपिटल S, x इज a1x b1y a2x प्लस b2y इज नथिंग बट होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप 1, है ना। अब ये वही y की जगह फिर vx रखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, सब कुछ सॉल्व करेंगे, बाद में v की जगह y बाय x रखेंगे, और फिर इन आखिरी में एट लास्ट कैपिटल Y की जगह क्या रखेंगे? स्मॉल y माइनस के। कैपिटल X की जगह क्या रखेंगे? स्मॉल x माइनस h। ये रखेंगे तब जाके फाइनल आंसर आएगा। कब नहीं? समझ में आ रहा है क्या करना है? यस सर। हाँ यस सर। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया। लिख ले बच्चों, इसलिए मैं एक ही क्वेश्चन ले रहा हूं, इसका बहुत बड़ा मेथड है, जनरली यूज नहीं होता। ठीक है, बस पता होना चाहिए तो पता कर लेते हैं।
सर ये सेकंड स्टेप रिपीट कर दो। क्या बेटा? सेकंड स्टेप। ये यस सर, हमने एक्स की मतलब स्मॉल एक्स की जगह कैपिटल एक्स प्लस ए और वाई की जगह कैपिटल वाई प्लस के डाल दिया है। फिर अपने मल्टीप्लाई किया तो a1x b1y ये पहले लिखा है, फिर a1h b1k प्लस c1 ये, ऐसे a2x b2y ये लिखा है, और a2h b2k प्लस c2 ये लिखा है। हमने स्मॉल x और स्मॉल y को कैपिटल x प्लस h और y प्लस k इस तरह से लिखा है, ये मान के एज्यूम करके कि h और k वो वैल्यू है जिसको यहां पे जब हम लिख रहे हैं तो वो वैल्यू इस पूरे कांस्टेंट टर्म को क्या कर देगी, जीरो कर देगी, जिससे रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जीरो कर देंगे, उससे h और k की वैल्यू आ जाएगी। अब ये जीरो हो गया तो जो बचा उसमें अब ये होमोजीनियस टाइप 1 है तो इसमें y की जगह vx रखेंगे, डिफरेंशिएट पुट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद v की जगह y बाय x जैसे रखते थे वो रखेंगे। जैसे आपने ये रखा उसके बाद कैपिटल y की जगह y माइनस के फिर से रखना पड़ेगा, और कैपिटल x की जगह x माइनस h, और h और k की वैल्यू हम यहां से निकाल चुके होंगे, वो पुट होंगी तब आंसर आएगा। तो सर एक चीज कंफर्म करनी है, हमारा जो नया कांस्टेंट बना है a1h प्लस b1k, और ये मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हमारी h और k की ऐसी वैल्यू आएगी कि ये दोनों टर्म्स जीरो हो जाएंगे वहां पे रखने के बाद। ओके सर, हमने केस ही ऐसा बनाया है तो वो होना ही पड़ेगा। करके देखना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, लगे रहो। सर जब अपन डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते थे अपन को देके रखते थे और उसमें ऑर्डर पूछते थे, पहले कांस्टेंट भी होते थे और ऑर्डर पूछते थे, तो अपन डायरेक्ट कांस्टेंट की मदद से बता देते थे कि ऑर्डर कितना होगा, लेकिन उसकी मदद से अपन डिग्री नहीं बता सकते डायरेक्ट। हाँ मतलब सोच सकते हैं लेकिन डायरेक्ट तो नहीं बता सकते, कोई ऐसा मेथड नहीं है से हम डायरेक्ट डिग्री बता दें। सर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, मैं यहां पे लिख देता हूं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस 1 बाय एक्स प्लस वाई प्लस 2। बनाओ भाई, आराम से तसल्ली से बनाओ, कोई जल्दी नहीं। जो सीखा स्मॉल एक्स की जगह मैं यहां पे छोटा सा लिख देता हूं, स्मॉल एक्स की जगह कैपिटल एक्स प्लस है वाई प्लस के पुट कर देंगे तो डी कैपिटल वाई बाय डी कैपिटल एक्स एक्स प्लस एच वाई प्लस के माइनस 1 एक्स प्लस एच वाई प्लस के प्लस 2, और फिर इसमें h और k और कांस्टेंट अलग करके उसे जीरो कर देंगे और रिमेनिंग को सॉल्व करिए आराम से करिए।
यानी ट्यूसडे को देखेंगे। आज मैं 11 बजे से क्लास ले रहा हूं और 11:30 के आसपास है। बहुत बुरी हालत है। इस समय कुछ याद भी नहीं आएगा, बट पक्के से जैनिस बोल रहा है सर एक मोटिवेशनल शायरी सुना दो, बहुत समय हो गया। बिल्कुल, परसों ट्यूसडे को देखेंगे। मेरे को खुद को बहुत समय हो गया है, मतलब अभी 3-4 महीने में तो बहुत समय हो गया, मैं फ्री नहीं हूं बिल्कुल। नेक टू नेक काम चल रहा है। अदरवाइज मैं हाँ सर पहले होमोजेनियस क्या सर पहले होमोजेनियस सॉल्व करेंगे, उसके बाद एच एंड के की वैल्यू रखेंगे। हाँ बिल्कुल, आखिरी में एंडिंग में जाएगी वो। मतलब ये हो गया डी कैपिटल वाई बाय डी कैपिटल एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई एच माइनस के माइनस 1, ये +1 था, +1, और एक्स प्लस वाई एच प्लस के प्लस 2। तो ये कांस्टेंट टर्म को हटा दो भाई, ये 0 और h प्लस के प्लस 2 0, दोनों को एक बार ऐड कर लें, h और k निकाल लेते हैं। मेरा आपको गला भी समझ में आ रहा होगा, गला भी बैठ गया आज तो मेरा। h इक्वल टू -3/2, और अगर h की वैल्यू -3/2 है प्लस 3/2 तो सॉरी 3/2 तो माइनस k इज इक्वल टू 1/2। k की वैल्यू आ रही है -1/2। ठीक है भाई, यहां तक आने के बाद अब आ जाओ मौके की बात पे। क्या है, डी कैपिटल वाई बाय डी कैपिटल एक्स, डी कैपिटल वाई बाय डी कैपिटल एक्स, एक्स माइनस वाई बाय एक्स प्लस वाई, पुट वाई इक्वल टू वी एक्स, सो डी वाई बाय डी एक्स, वी प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स, पुट इट v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स, x माइनस वी एक्स बाय x प्लस वी एक्स, v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स, 1 माइनस v बाय 1 प्लस वी, v उधर ले जाएंगे तो x डी वी बाय डी एक्स, 1 माइनस v बाय 1 प्लस v माइनस v, x डी वी बाय डी एक्स, 1 माइनस v माइनस v स्क्वायर बाय 1 प्लस v, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो इट इज 1 प्लस v बाय, ये सही है ना, ऐसे ही आ रहा था क्या? यस सर। यस सर। सर डिटेल बन रहा है सर, अभी तो आगे है, आगे भी और डिटेल बनेगा। हाँ माइनस कॉमन वही मिला हुआ फैक्टर, वैसे माइनस कॉमन निकाल देते हैं तो v स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1, तो dv इक्वल टू dx बाय x। अरे आसान है, बहुत आसान है। इसमें क्या, इसका डिफरेंशिएशन देखो, इसका डिफरेंशिएशन क्या बन रहा है, 2v प्लस v प्लस 2 प्लस 2, यस तो दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, या डिवाइड करोगे तो इधर आओगे, लेना एक ही है, 2v प्लस 2 dv अपॉन v स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1, खत्म है क्वेश्चन। इट इज 2 dx बाय x। सर माइनस साइन रह गया शायद। अच्छा माइनस साइन यहाँ पे, हाँ माइनस साइन रह गया, यहाँ पर माइनस, log v स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1 माइनस 2 log x, अब पूरे में log है तो प्लस log c, तो इट इज v स्क्वायर प्लस 2v माइनस 1 इक्वल्स टू
ये इसको ऊपर ले जाएंगे, log a प्लस log b, log a इंटू बी, तो c बाय एक्स स्क्वायर बनेगा। इसमें हम y बाय एक्स रखेंगे v की जगह, कैपिटल Y कहां गया, ये का v की जगह y बाय एक्स, सो इट इज y स्क्वायर, एलसीएम लेने के बाद मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 2xy, थोड़ी जगह कम पड़ रही है इसलिए, अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू c बाय एक्स स्क्वायर, ये खत्म। अब कैपिटल Y की जगह हम क्या लिखेंगे, कैपिटल Y की जगह मैं लिखूंगा y माइनस k की वैल्यू कितनी आई है, माइनस, तो y प्लस 1/2, और कैपिटल X की जगह लिखूंगा x माइनस h, h इज तो प्लस 3/2। तो यहां पर फाइनल आंसर होगा y प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स होल स्क्वायर इक्वल टू c। अब तुम क्या कहते हो, इसमें केवल और केवल कैलकुलेशन है, कुछ ऐसा बुद्धि तो लग नहीं रही, तो दिमाग नहीं लगना है केवल कैलकुलेशन का, एडवांस में आता नहीं है, मेंस में तो इतने बड़े क्वेश्चन नहीं बनते। ठीक है, ये सब कुछ हमका, यस सर। यस सर। सर हाँ बेटा, सर x dv बाई dx इक्वल टू 1 माइनस v वाला बताओ ना, ये 1 माइनस v स्क्वायर वाला। अरे v इधर आ गया, हाँ सर, इधर आया तो माइनस v, एलसीएम ले इसका, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस v का v 1 में मल्टीप्लाई माइनस v का माइनस v में मल्टीप्लाई माइनस v स्क्वायर। हाँ सर आ गया। उसके बाद माइनस कॉमन निकाल लिया, तो माइनस इधर छोड़ दिया, बाकी डिवाइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ओके सर। पढ़े? यस सर। तो काम की चीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वो कंसेप्ट है जो डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। वेरिएबल सेपरेबल भी आता है, होमोजीनियस भी आता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है या तो ये या इसका रिड्यूसिबल, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है वो मैं समझा रहा हूं। हमारे यहां कोर्स में जो है बहुत सारी होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, लेकिन उसमें सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो जेई में रखा गया है। ठीक है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy by dx plus p into y equal to q, where मेरे साथ ही लिख लीजिए, कुछ भी नहीं है इसमें, p and q are function of x। अब इसमें पैटर्न का बहुत खेल है, मतलब dy by dx लिखा है तो यहां पे y आएगा, यहां पर p की जगह जो भी आएगा प्लस में या माइनस जो भी होगा वो p कहलाएगा, x का जो भी फंक्शन आएगा, और राइट हैंड साइड पे केवल x का फंक्शन होगा। अगर केवल x के साथ y वगैरह का भी फंक्शन आ गया तो वो रिड्यूसिबल कहलाती है। उसे कैसे बनाते हैं वो थोड़ी समय बाद देखते हैं। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब इसे सॉल्व करने का वे क्या, मैं फिर से रिपीट करता हूं, सब लोग सुन ले, प्लीज सुने। कोई क्वेश्चन आया, तुम्हें दिखाई दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन का है, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, तुमने dy by dx लिया और बाकी सब x और y के फंक्शन आगे सबसे राइट हैंड साइड पे फेंक दिए। ठीक है, अब उसके बाद तुमने देखा कि x और y के फंक्शन अलग अलग हो रहे हैं, प्रोडक्ट में या डिवीजन में सेपरेट हो रहे हैं, प्रोडक्ट या डिवीजन में, तो वो वेरिएबल सेपरेबल है। तो y का dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x का फंक्शन एक तरफ, y का अलग, इंटीग्रेट एंड एंजॉय। आपको दिखा कि dy by dx बाकी सारा फंक्शन राइट में ले गए, x और y में एडिशन सब्ट्रैक्शन में रिलेशन बन रहा है, लेकिन जो रिलेशन बन रहा है पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में वही x और y का लीनियर रिलेशन बन रहा है। सो दैट इज नथिंग बट वेरिएबल सेपरेबल टाइप 2 रिड्यूसिबल। तीसरा केस ऐसा भी नहीं हो रहा है, तो आपने देखा कि भाई कभी x का कुछ फंक्शन है, y का कुछ फंक्शन है, लेकिन मैं tx ty डाल रहा हूं तो t कैंसिल हो रहा है, इट इज अ होमोजीनियस। देन आपको लीनियर बाय लीनियर दिखा और उसके साथ कांस्टेंट भी दिख रहा है जैसा भी हमने सीखा, तो रिड्यूसिबल। अगर ये भी नहीं हो रहा है तो ये आखिरी केस है, दैट इज लीनियर। जो हम
सिंपल फॉर्म ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, उसमें भी कुछ ऐसे पार्ट हैं जो इनमें से किसी मेथड से नहीं बनते, वो उसी से बनते हैं, लेकिन ऐसे 1% क्वेश्चन होते हैं, वो सारे क्वेश्चन ओपन करेंगे। लेकिन हाँ सर, जो फर्स्ट वाला अपना टाइप है मल्टीप्लाई डिवीजन में हो, उनको अलग कर लो। और होमोजीनियस में क्या फर्क है? होमोजीनियस में और उसमें क्या फर्क है? यस सर, मतलब होमोजीनियस से भी बना सकते हैं उसको और उससे भी। होमोजीनियस से नहीं, जरूरी नहीं है बनेगा वो। होमोजीनियस से क्या है जरूरी है? मैंने लिखा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये होमोजीनियस थोड़ी है, बट ये वेरिएबल सेपरेबल है। यस एक्स का पूरा फंक्शन अलग है, वाई का पूरा फंक्शन अलग है, तो आप एक्स का फंक्शन एक तरफ ले सकते हो, वाई का ले, वो दिखेगा क्वेश्चन में दिखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका सॉल्यूशन मैं तो पहले लिख देता हूं, हिंट दे रहा हूं सॉल्यूशन के लिए, क्यों करूंगा ऐसा वो मैं एग्जांपल समझाऊंगा तो अच्छा समझ में आएगा। फाइंड IF मतलब इसे कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ P dx एंड पुट इट इन द रिजल्ट। एक रिजल्ट है जो याद रखा जाता है, नहीं याद रखो तो कैसे बनाओगे वो भी मैं बताऊंगा। पुट इट इन द रिजल्ट, रिजल्ट इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन होता है, फॉर्मूला होता है y इंटू, आपने IF निकाल लिया, मतलब y के साथ जो भी था, एक x का फंक्शन इधर था, एक y के साथ था, y के साथ जो भी था उसका आपने इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करा। इंटीग्रेशन में प्लस सी नहीं लेते, क्यों नहीं लेते उसका रीजन भी बताऊंगा, जो जो तुम्हारे डाउट है सब क्लियर करूंगा, लेकिन ध्यान रखना इसमें नहीं लेते, रीजन मैं बाद में बता दूंगा। e टू द पावर इंटीग्रेशन आपने किया, जो भी आया उसे इस रिजल्ट में डायरेक्ट रखते हैं, क्या? y इंटू IF इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ IF इंटू Q जो भी x का फंक्शन है dx प्लस c, ये फाइनल आंसर होता है। ये कैसे आया वो मैं एग्जांपल में समझाऊंगा। सबसे पहले सुनते जाओ। हम यहां पे पहले c क्यों नहीं ले रहे, प्लस c क्यों नहीं ले रहे? सुने, यहां पे मान लो हमने इंटीग्रेशन किया और फिर प्लस c लिखा, तो वो अलग अलग हो जाएगा, e की पावर c आ जाएगा। एग्री है? यस सर। अरे मान लो यहाँ पे x लिखा था, x स्क्वायर प्लस c लिखा, तो e की पावर x स्क्वायर इंटू e की पावर c, तुम यहां पे वही चीज लिखोगे तो e की पावर c, यहां पे भी e की पावर x इंटू e की पावर c, पूरे में से इधर से डिवाइड करेंगे e की पावर c का, c अपॉन e की पावर c, उसे फिर से c लिख देंगे, तो ओवरऑल उसे लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अगर मतलब नहीं है तो हम नहीं लिखते हैं, तो हम उसे अवॉइड करते हैं, उसे लिखते नहीं है। इस रिजल्ट में हम डायरेक्टली रखते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक कैलकुलेटिव पार्ट बना दिया गया जिससे कि कैलकुलेशन इजी हो जाती है। ये रिजल्ट कहां से आया, इस रिजल्ट का कैसे यूज कर रहे हैं मैं वो समझाऊंगा, एक एग्जांपल दूंगा कि एक प्रोसेस को कैसे फॉलो करके सॉल्यूशन निकालते हैं। मतलब आपको ये दिखाई देना चाहिए, नहीं दिख रहा है तो पहले बना ले इस फॉर्म में। कैसे बनाते हैं? dy dx को सिंगल बना के इधर ले आए, सारे केसेस चेक कर लिए, होमोजीनियस वेरिएबल वो नहीं हो रहा है, तो ये देखते हैं कि y का फंक्शन के साथ y सिंगल y कहां आ रहा है। अगर आ रहा है तो उसको इस तरफ लेते हैं, उसके साथ जो x होता है उसे p मानते हैं, रिमेनिंग x का जो सिंपल फंक्शन है उसे q लेते हैं, p से हम if निकाल लेते हैं और if यहां पे रख के q के साथ इसका प्रोडक्ट करके इंटीग्रेट करके आंसर देते हैं। इसे पूरा लिख लें, एक एग्जांपल से मैं दोनों तरीके समझाऊंगा, एक डायरेक्ट सॉल्यूशन निकाल के समझाऊंगा और एक डेरिवेशन, प्रॉपर डेरिवेशन करके बताऊंगा IF का, उससे आपको दिखेगा कि यही अपने आप आता है। हम 3-4 स्टेप बचा रहे हैं बेसिकली डेरिवेशन के, रिजल्ट याद रख के। और ये रिजल्ट आप डायरेक्टली 12th बोर्ड में लगा सकते हैं, 12th बोर्ड में रिजल्ट ही लगाया जाता है। इस चैप्टर का जो CBSE वाला पार्ट है वो आज खत्म हो जाएगा 100%। ठीक है सर, एग्जाम है सर। अब ये हो सकता है रिड्यूसिबल, मतलब NCERT वाला रिड्यूसिबल तो हो जाएगा। हाँ सर, NCERT वाला ही चाहिए, वो एग्जाम है ना। हाँ
सर हो गया। ठीक है, हो गया सर। ठीक है बच्चे, देखो भाई क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है cos स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10x। अब मान लो अपन को समझ में नहीं आया तो हमने क्या किया, पहले डी वाई बाई डी एक्स को सिंगल बनाया। तो मैंने इसको इधर ले गया, मतलब 10x माइनस वाई और डिवाइड कर लिया cos स्क्वायर का। ठीक है, अब चेक करना शुरू करो, क्या x और y का फंक्शन सेपरेट है प्रोडक्ट या डिवीजन में? नहीं है, वेरिएबल सेपरेबल नहीं है। क्या लीनियर कोई फॉर्म बन रही है? नहीं, तो रिड्यूसिबल भी नहीं है। होमोजीनियस, क्या tx ty रख के t कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा है, होमोजीनियस भी नहीं है। रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, लीनियर बाय लीनियर बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस भी नहीं है, टर्म आ गए लीनियर पे। ये चेक करने में अपन को 2 से 3 सेकंड से ज्यादा नहीं लगते। समझ आ रहा है कैसे चेक करना है? यस सर। है ना बच्चों, जब से डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू हुआ है मैं हर बार एक दो बार रिपीट करता हुआ आया हूं, जिससे आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है इसका आंसर आता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन इससे आज तक जब से मैं पढ़ा रहा हूं हर साल इससे जेईई एडवांस में प्रॉब्लम आया है। मेंस में तो आता ही है, एडवांस में भी आता है। तो अगर आपको दिख गया ये लीनियर हो सकता है, तो जो y है y वाला टर्म को इधर ले लो, सेपरेट कर दो डिनोमिनेटर को, y वाली टर्म को इधर लिया तो ये माइनस था, इधर आके प्लस हो जाएगा। 1 बाय कॉस स्क्वायर को सेक स्क्वायर लिख दिया, सेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई, और ये 10 बाय कॉस स्क्वायर मतलब 10x इंटू सेक स्क्वायर। अब दिस इज p, बच्चों y के साथ जो आता है उसे p बोलते हैं, एंड दिस इज q। तो अब हमें कुछ नहीं करना, पहले मैं रिजल्ट से बता रहा हूं। IF निकालो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, तो sec स्क्वायर x dx e की पावर 10x, नॉट c, ओनली 10x। अब ये निकल गया, अब फाइनल रिजल्ट है हमारे पास, याद कर लो, रट लो, y इक्वल टू IF इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ IF इंटू q dx प्लस c। तो y इंटू IF इज e टू द पावर 10x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 10x इंटू q is 10x इंटू sec स्क्वायर x dx प्लस c। अब तुम्हें दिख रहा है इंटीग्रेशन बहुत इजी है। क्या करेंगे सर 10x शाबाश, 10x को t मान लेते हैं, तो sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, सो इट इज y इंटू e की पावर 10x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t इंटू dt, ये हो गया dt प्लस c। तो बाय पार्ट लगाएंगे, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं, देखो t सेम, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t क्या प्लस माइनस 1 करके क्लासिकल इंटीग्रल से। क्यों बनाएंगे क्लासिकल इंटीग्रल जब t बैठा है? सर वो कह रहे वो फॉर्मूला नहीं होता, e की पावर t वाला प्लस माइनस इंटीग्रेशन e टू द पावर t कर देंगे, तो फिर वो e टू द पावर t कॉमन आ जाएगा, तो t प्लस 1 हो जाएगा, तो fx, तो e टू द पावर x इंटू fx प्लस f डैश x। अच्छा, तो इसमें प्लस कहाँ हो रहा है? तो प्रोडक्ट में है बेटा। सर सिर्फ t में प्लस माइनस 1 कर सकते हैं ना? तो ये क्या है? अच्छा, t में प्लस माइनस 1 कर दें? यस सर। ठीक है, हाँ ठीक है। तो इतना बड़ा भी नहीं है यार बेटा, t सेम रखा, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t माइनस t का डेरिवेटिव 1 e की पावर t, e की पावर t, और ये e की पावर t का फिर से e की पावर t, तो t मतलब 10x e की पावर t, e की पावर 10x, सही कह रहा है, कर सकते हैं, उससे कर सकते हैं, e की पावर 10x प्लस c y इंटू e की पावर 10x। अरे 10x e की पावर है, हट नहीं रहा है, c है ये, ठीक है, हटा मत देना कि सर हट गया, हटेगा नहीं, यही आंसर है। अगर c की वैल्यू दी होगी तो आगे बढ़ाएंगे। ये तो था किससे? फॉर्मूले से। अब फॉर्मूले छोड़ते हैं, हम लोग आते हैं एक्चुअल। सर इसमें हमें ये जो आपने
जो लेफ्ट साइड में लास्ट स्टेप है, उसके बाद जैसे हमारा LHS में हमारा e की पावर tan x आ रहा था, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि सारी x की टर्म एक तरफ ले जानी चाहिए? हाँ ले जाना, मतलब फाइनल आंसर तो ये भी लिख सकता है, इट इज tan x माइनस। नहीं वो नहीं, जब लेफ्ट साइड में कह रहा हूँ सर, यहाँ नहीं कह रहा मैं लेफ्ट साइड में कह रहा हूँ। लेफ्ट साइड में जैसे हमारा लेफ्ट साइड जो है उसमें सबसे नीचे वाला जो स्टेप है उसमें जैसे हमारा नहीं सर लेफ्ट साइड, हाँ ये यहाँ सर, तो यहाँ जैसे हमारा e की पावर tan x बन रहा है, तो जैसे यहाँ x की टर्म है और वहाँ साइड में हम इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं x का, तो ऐसा नहीं करना चाहिए जैसे हम वेरिएबल सेपरेबल में करते थे कि यहाँ x की टर्म है तो सारी x की टर्म एक तरफ लेके जाएंगे फिर इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। बेटा यहाँ पर वो हम तब करते हैं जब दोनों तरफ dx हो, इस तरफ dx है ही नहीं तो इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेशन केवल इसी तरफ है, उस तरफ इंटीग्रेशन ही नहीं है, तो पहले मैं इंटीग्रेट करूंगा उसके बाद ही डिवाइड कर पाऊंगा। अच्छा तो ऐसा कुछ होता है मतलब रूल वगैरह? हाँ रूल c की पावर माइनस tan x। साइलेंट कर ले बेटा। अब देखो ये तो मैंने क्या किया था, IF निकालने के बाद ये फॉर्मूला लगा दिया। मान लो तुम्हें फॉर्मूला नहीं लगाना है, तुम कह रहे हो कि सर मैं तो IF निकालने के बाद मैं फॉर्मूले यूज नहीं करता, मुझे फॉर्मूले याद नहीं होते। ठीक है, ऐसा मत करना भाई, याद कर लेना। लेकिन मान लो नहीं आता तो एक्चुअल में फॉर्मूला बना कैसे उसे समझते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब होता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद आप उसका मल्टीप्लाई पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कर दीजिए इस फॉर्मेट में। तो अगर आप e की पावर tan x का मल्टीप्लाई पूरे फॉर्मेट में कर देते हैं, e की पावर tan x इंटू sec स्क्वायर x इंटू वाई इक्वल टू e की पावर tan x। आपको समझ में आएगा कैसे आया फॉर्मूला, tan x sec स्क्वायर x। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? हाँ, मेथड नंबर 2। अब देखो ये क्या बन रहा है, LHS अगर आप देखोगे तो ये है dy बाय dx ऑफ e की पावर tan x इंटू वाई, ऑलवेज। दिख रहा है क्या प्रोडक्ट रूल से? प्रोडक्ट रूल, e की पावर tan x सेम, y का होगा dy बाय dx प्लस e की पावर tan x का डेरिवेटिव चेन रूल से e की पावर tan x और tan x का sec स्क्वायर x, y सेम। यस सर। तो बस अब क्या करना है, dx इधर ले जाओगे और इंटीग्रेशन लगाएंगे। और अब इंटीग्रेशन का साइन तो एंटी डेरिवेटिव हट जाएगा, तो इसमें dx बचता ही नहीं है, इसमें सिंपल है, ये ऐसे ही लिखा जाता है y इंटू आई एफ, इंटीग्रेशन का साइन केवल। अब मैं कह रहा हूं ये हमने 3 लाइन लगाई, क्यों लगाएं, आना वही है, अरे सेम है ना ये? यस सर। तो काहे मेहनत करें, 3 लाइन भी एक्स्ट्रा क्यों लगाएं, IF निकालो आंसर में पुट करो, आंसर है। ठीक है, तो लिख लें, मैं अगला क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, तसल्ली से बनाएं। हे राम, आपको शायद मैंने बता दिया ना कि वो एक बच्चे का जो मैंने आपको बताया रुड़की में हुआ है, बताया? नो सर, नो सर। हाँ, काउंसलिंग चल रही है, काउंसलिंग फर्स्ट काउंसलिंग चालू हो गई है। तो एक बच्चे की शायद 200 से 400 के आसपास कुछ रैंक है, तो उसे IIT रुड़की में इलेक्ट्रिकल मिला है। ये बहुत सारे ऐसे जेम्स हैं जो क्या है अपना रिजल्ट नहीं बताए, ये सोच के कि पहले IIT में कुछ मिल जाए तब बताएंगे। तो ऐसे लोगों का फोन आ रहा है, एक शुभम करके बच्चा है, 2 दिन से कॉल लगा रहा है, मैं उठा भी नहीं पाता हूँ और रह जाता है, उसका भी कहीं ना कहीं हो गया होगा। सर हाँ सर, ये कंप्यूटिंग और मैथमेटिकल रीजनिंग क्या होती है ब्रांच? मतलब जो भी सॉफ्टवेयर बेस्ड मैथ्स लग रहा है, एल्गोरिथम जो बनती है, जैसे क्या होता है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं वो कोई सॉफ्टवेयर पे काम नहीं कर रहे होते, उन्हें तो क्या है जब कुछ नया आता है, तो पहले होता था, अब तो ऑनलाइन होने लगी चीजें, पहले होता था कि कुछ भी नया आता था तो उनको फॉरेन ले जाते थे, उसको सिखा दिया जाता था, 1-2 महीने 1-8 महीने की ट्रेनिंग, 20 दिन की ट्रेनिंग में, तो वो थोड़ा बहुत घूम भी लेते थे कि हमारी फॉरेन ट्रिप भी हो गई, और वो वहां से सीख के वापस आते थे और उस पर फिर काम करना शुरू कर देते थे। ये बरसों से हो रहा है। फिर अब लॉकडाउन लग गया, अब ऑनलाइन चीजें हो गई, तो ऑनलाइन यहीं पे ट्रेनिंग हो जाती है। लेकिन
एल्गोरिथम जिसने बनाया, जो रिसर्च वाला काम था, वो एल्गोरिथम बनाने के लिए जिस मैथ्स का यूज हुआ दैट इज मैथ्स एंड कंप्यूटिंग। ऐसे ही अब दो चीज, एक और मैथ्स आ गया है एआई के साथ, जो एमएल आ गया, मशीन लर्निंग। यस सर। मशीन लर्निंग में भी जो मैथ्स और कंप्यूटिंग लग रहा है, वो मैथ्स और कंप्यूटिंग पहले हर जगह नहीं था, हर आईआईटी में मैथ्स और कंप्यूटिंग नहीं था। अब मेरे ख्याल से सभी आईआईटी में हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं, हाँ बहुत सारे लोग यूज नहीं करते, लेकिन एमएल में भी लगने लगा मैथ्स एंड कंप्यूटिंग। क्योंकि मशीन लर्निंग जब आप लेंगे तो उसकी एल्गोरिथम आपको बनानी नहीं है, लेकिन समझनी है। समझे होंगे आप तब जब तुमने कैलकुलस पढ़ा होगा। तुम्हें बड़ी दुआएं निकलेंगी मेरे लिए तुम्हारे अंदर से, ठीक है। अगर तुमने अच्छे से कैलकुलस पढ़ा है और तुम अच्छे कॉलेज में पहुंचे तो तुम्हें समझ में आएगा कि जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, ऐसे का ऐसा लगता है। आपको एक्चुअल एप्लीकेशन चाहिए ना, आप एमएल देखिए और एमएल में काम कीजिए, आपको सारा और पूरा कैलकुलस जो हमने सीखा है ना, जो सिलेबस में आईआईटी के, वो पूरा का पूरा कैलकुलस लगता है। हम फिर से बहुत आगे होंगे, मतलब फॉरेन के बच्चों से, क्योंकि फॉरेन के बच्चे जो चीज ये सब कॉलेज में पढ़ते हैं यार। मेरे पास फिटजी में जब मैं था तो एक बच्चा था मेरे पास, वो बैठता था, समझता था, लेकिन होमवर्क नहीं करता था। मैं उससे पूछता था, मैं एक दिन मैंने पकड़ा, मैं होमवर्क क्यों नहीं करता तू? तो उसने बोला सर मेरा तो पहले ही हो गया सिंगापुर यूनिवर्सिटी में, मेरे फादर वहीं के हैं, वहीं पे हैं और मुझे वहीं पे एडमिशन चाहिए था। तो मैंने कहा तो फिर पढ़ क्यों रहा है भाई जब तेरा एडमिशन हो गया है? तो उसने बताया कि सर मेरे फादर ने मुझे बताया, वो भी इंजीनियर हैं, आईटीएन है, और ने बोल रखा है मुझसे कि किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में अच्छे टीचर से पूरा कैलकुलस अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, पूरा पढ़ के आना एडवांस लेवल तक का, जेईई एडवांस लेवल तक का, जिससे कि वहां पर तू टॉप करेगा। क्योंकि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में जो मैथ्स लगता है वो तो आईआईटी में पढ़ा दिया जाता है। ये बात है 2013 के 12-13 के आसपास की। तो हम उस लेवल का मैथ्स पढ़ रहे हैं। तो अगर आपको मजा आता है तो आपको बहुत मजा आएगा आगे। हाँ भाई क्वेश्चन करें, बनाओ बच्चों। जिस बच्चे का भी इलेक्ट्रिकल बता रहा हूं रुड़की में, वो हरिद्वार के पास रहने वाला है, उत्तराखंड का ही रहने वाला है। बड़ी तमन्ना थी उसकी रुड़की में जाने की, वो बहुत डरता था कि सर ये ही नहीं मिला, बाकी सब मिल गए तो क्या होगा। तो पहले उसमें मिल गया उसे, तो अच्छी बात है। सपने देखो, अच्छे सपने देखो, मेहनत करो। मेरे सीनियर को आईआईटी रोपर में यही ब्रांच मिल रही है राउंड 1 में। आईआईटी रोपर भी ठीक है, आईआईटी रोपर भी ठीक है, लेकिन और अच्छा आईआईटी मिल जाएगा बेटा सेकंड या थर्ड राउंड में मिल जाएगा। फर्स्ट राउंड में अगर आईआईटी रोपर मिल रहा है इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल अच्छी ब्रांच है। और अब तुम्हारा जो समय चल रहा है ना, उस समय में लोग अब थोड़े स्मार्ट हो गए, तुम लोग सब स्मार्ट हो गए। मतलब आप कॉलेज देख के ज्वाइन करते हो, ब्रांच देख के ज्वाइन नहीं करते। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम हर कॉलेज में हर सॉफ्टवेयर, मैक्सिमम अगर आपके अच्छे एग्रीगेट बन रहे हैं और आपको सॉफ्टवेयर की नॉलेज है, तो हर कंपनी ओपन कैंपस दे देती है। तो आप तो अच्छे कॉलेज में पहुंचो, ब्रांच थोड़ी नीचे भी होगी तो भी चलेगी, आपको तब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और बढ़िया पैकेज पे अपॉर्चुनिटी मिलती है। एक अभिषेक करके बच्चा है आईआईटी इंदौर में ही, उसकी भी जॉब वॉब लगी है, उसका भी फोन आया था, लेकिन मैं बड़ी समस्या है वो उसका। ये लोग दिन में फोन करते हैं, मैं उठा नहीं पाता हूं, तुम लोगों को पढ़ा रहा होता हूं, फिर मैं भूल जाता हूं। वो भी सिविल से था और उसकी भी सॉफ्टवेयर में ही लगी है, ये मुझे पता है। हा लक्ष्य डन, ठीक है। dy बाई dx को सिंगल बनाए, आपको इस फॉर्मेट में लाना है। तुम दिमाग में बिठा लो, तुम्हें ये फॉर्मेट चाहिए, उसके बाद ही इसको p और इसको q बोल पाएंगे। dy dx का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो dy dx के साथ x dx है, x dx का डिवाइड करो दोनों में, पूरे में, पूरी इक्वेशन में x dx का डिवाइड करें, जैसे dy dx सिंगल हो जाए। फिर y के साथ जो बचा उसे p मानो, जो रिमेनिंग राइट हैंड साइड पे x का फंक्शन है उसे q मानो, फिर प्रोसीड करो, मजा आएगा।
ठीक है यशवर्धन, ठीक है कुसुम बेटा। ठीक है गुंजन, अभी इसमें सी निकालने के लिए कुछ दिया नहीं आ रहा, कभी कभी देता भी है। एक्स डी एक्स का डिवाइड करेंगे तो डी वाई वाई डी एक्स 1 बाय लॉग एक्स इंटू वाई एंड 2yx बचेगा। सो दिस इज पी, दैट इज क्यू। तो पहले निकालो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, पी डी एक्स मतलब 1 बाय लॉग एक्स 1 बाय एक्स डी एक्स। अब भाई सिंपल सी बात है कि इसमें अगर आप इसको टी मानेंगे तो ये dt होगा, log x को अगर t माने तो 1 by x dx dt होता है। So it is basically e to the power integration of 1 by t dt. So this is e to the power log t, मतलब e to the power t से ln काट दो तो it is t, और t किसे माना था t, log x को। बेसिकली हमारे पास आ रहा है log x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है log x, फाइनल फॉर्मूला रखें y इंटू if, if मतलब log x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ if इंटू क्यू, क्यू इज 2 बाय एक्स डी एक्स प्लस सी। फिर से वही log x को पुराना वाला t मानो तो ये dt है, तो 2 बाहर t dt प्लस सी। सो टी स्क्वायर बाई 2, टू कट जाएगा, टी स्क्वायर प्लस सी y ऑफ log x। तो वही बिल्कुल सत्य कथन, y log x इक्वल टू log x होल स्क्वायर प्लस सी। अब आप चाहो तो log x का डिवाइड खेल लो, तो ये एक log x बचेगा इधर, c बाय log x, ऐसे भी लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। बस आपको धीरे धीरे फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो चीजें आप बदल जाएंगी, मजा आएगा आपको। ठीक है अवनी बेटा, ठीक है सिद्धांत, पीयूष, बहुत बढ़िया सर। एक सेकंड, हाँ सर ये जो लास्ट में चैप्टर हो रहे हैं ना, इनके साथ एक दिक्कत हो रही है। हाँ, क्या दिक्कत हो रही है सर? जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये वाले सारे चैप्टर छोटे छोटे हैं, एरिया अंडर कर्व हो गया, डिफरेंशियल, इतना क्वेश्चन लगाते समय वो खत्म हो जाते हैं ना, चैप्टर खत्म हो जाता है। चैप्टर खत्म हो जाते हैं सर, हमारे क्वेश्चन ही चल रहे होते हैं पिछले चैप्टर के। नहीं, लेकिन अब ऐसा आगे नहीं होगा ना, जैसे वेक्टर चलेगा तो वेक्टर 7 लेक्चर का है तो फिर दिक्कत नहीं आएगी, तब तक तू कर लेगा। मतलब बीच में एक आध संडे तो आएगा ही आएगा, क्या ही कर सकते हैं। और डेफिनेट इंटीग्रेशन में तो बहुत वैरायटी है क्वेश्चनों की, बहुत ज्यादा वैरायटी है, परेशान करने वाली वैरायटी है। आज भी मुझे नई नई चीजें दिख जाती हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में। एरिया में कुछ नहीं रहा, डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ भी नहीं रहा, इंडेफिनिट में भी नहीं होता है जनरली। आपने उस क्वेश्चन के बाद कुछ बताया,
इससे पहले बस वो log x वाला क्वेश्चन किया था बेटा, उसके बाद एक बच्चे ने दोबारा स्लाइड पलटवाई थी और फिर हम आगे बढ़े हैं। ये वही क्वेश्चन है जिसका आपने आंसर दिया था, उसके बाद यही क्वेश्चन है बेटा। अच्छा, फिर डेफिनेट में दिक्कत भी वही होती है, इसकी वैरायटी बहुत सारी है और फिर पता नहीं चलता कि पता चलेगा चलेगा। कॉन्फिडेंस ही टूट जाता है बार बार। अरे यार तू नहीं, तेरा कॉन्फिडेंस नहीं हो गया मतलब कांच की बोतल हो गई। मेरी बच्ची अभी 9th में है, उसने वो सेल्फ स्टडी करती है, तो परसों उसका पेपर था, उसने को पेपर दिया सोशल का, वो बहुत अच्छा गया उसका, एक दिन में ही रिजल्ट आया था। तो उसने गलती सही सही उसे नहीं पता था, तो वो स्कूल में टॉप आ गई सोशल में। तो वो बहुत खुश कि अब तो मेरे को फोड़ा फाड़ी मचा देनी है, मैथ्स में भी वो लगी हुई है। मुझसे पूछती है तो मैं बता देता हूँ, मैं आगे नहीं, मतलब मैं आगे होके नहीं पढ़ाता, टाइम भी नहीं रहता इतना। तो इस बार उसका बिगड़ गया आज, वो बहुत रोई और आज उसका दिन बहुत खराब गया है। ठीक है, वो आगे भी नहीं पढ़ पा रही है, तब भी मैं कुछ नहीं बोल रहा। क्यों? आपको कई चीजें जिंदगी में खुद ही सीखनी है। डिप्रेशन होना, डीमोटिवेट हो जाना, उससे उभरना, नॉर्मल होना, ये सब सीखना है, क्योंकि ये लाइफ का पार्ट है, ये चलता रहेगा, जिंदगी भर चलेगा। हमारे लिए रोज की बात है, ये सब रोज ही होता रहता है। तो अब तो हंसी आ जाती है, कुछ ऐसा घटना दुर्घटना घटती है कि चलो यार कुछ नया हुआ, एक जैसी जिंदगी नहीं चल रही, इसी से मजा है। मान ले तू जो क्वेश्चन उठाया वो बने, बस तूने क्वेश्चन उठाया और बना, क्वेश्चन उठाया बना, ये बुक खत्म वो बुक खत्म, तो तू सोच रहा है कि तू नहीं रह जाएगा, फिर भगवान हो जाएगा तू। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक परेशानी है तब तक मजा है। सबसे अच्छी बात तो यही है, अपने अपने जीवन में सबसे अच्छी बात यही है कि सबको एक दिन मरना है, ये बात तय है। इससे अच्छी खुशी की बात क्या हो सकती है? ठीक है पीयूष, देखते हैं बेटा क्या आता है। ईश्वर कह रहे तूने इतनी मेहनत से लिखा है, अच्छा ही हो, सही हो। सर यहाँ पे माइनस आएगा क्या? वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर था ना, उसे उधर ले गया तो मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर दिया। ओके सर। हाँ, माइनस ले ले, कोई दिक्कत। आई एफ
अरे उसके इंटीग्रेशन में बड़ी समस्या है ना, डेंजरस। एक्स स्क्वायर को सर cos 2 थीटा से डालेंगे क्या? क्या बोल रहा है? एक्स स्क्वायर को cos 2 थीटा, एक्स स्क्वायर को cos 2 थीटा, अरे बाप रे बाप, एक्स की tan थीटा से ही बन जाएगा तो। हाँ उससे भी बन जाएगा सर। हाँ बन जाएगा उससे भी। और कुछ, और कोई ज्ञान बांट रहा है? एक्स की tan थीटा से बन जाएगा, आप करके देख लीजिए, बन जाएगा। और कोई ज्ञान बांट रहा है? मैं उम्मीद करता हूं कोई बताए। हाँ सर नीचे क्या? +1 - 1 से भी बन सकता है, हाँ, लेकिन वो आगे जाके थोड़ी तकलीफ देगा। सर इसमें पहले हम न्यूमरेटर सेपरेट कर लेंगे, फिर उसके बाद हमारे एक से x तो क्या, एक में हमारा x कैंसिल हो जाएगा, जिसमें हम अपना लॉग वाला बन ऊपर जाएगा, ठीक है। f डैश x बन रहा होगा, हाँ एक, और दूसरे वाले में हम कंट्रीब्यूटर से कर सकते हैं। ठीक है सर ln x को t मान के e की पावर t करके शायद क्लासिक इंटीग्रल का कुछ बन जाए। log x है कहाँ यहाँ पे? अभी कहाँ है ln x? सर ये वाले इंटीग्रेशन पूछ रहे हो? मैं तो यही पूछ रहा हूँ बस। अच्छा मैं अगली वाली पे सर ये वाला +-1 बेस्ट है। ठीक है। अरे तुम जब इतनी मेहनत कर रहे हो, एक जन ने बताया, जो तूने बताया +1 - 1 करके सेपरेट कर दें, इज गुड। एक ने एक्स को cos 2 थीटा माना, ठीक है वो भी चलेगा। एक्स या tan थीटा भी रख सकते हैं, वो भी चलेगा। एक ने कहा डिनोमिनेटर सेपरेट करके बना दें, वो भी चलेगा। अरे जब तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, थोड़ा सा प्यार से इसे देख लो। एक्स कॉमन निकाल लो, एक्स कॉमन निकाला, यहां पे क्या बना? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को ऊपर डिवाइड कर दो, क्या कहते हो? है ना? हाँ सर, ये हमें नहीं दिखा, मैं बिल्कुल मान रहा हूं, मुझे भी पहली बार में नहीं दिखता, लेकिन अब कभी आएगा ना तो तुम कुछ ना कुछ सोचोगे शॉर्ट में। इसको टी माने ऊपर dt है, तो e की पावर log x + 1/x। आप उससे ही बना सकते हैं, आंसर सेम आएगा, x² + 1/x। तो y × if मतलब x² + 1/x इक्वल टू if into q is x ln x by x² + 1 dx। ये इससे log x का इंटीग्रेशन y x² + 1/x, ठीक है। अब भाई देखो, ये तो सब लोगों को समझ, पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर, हाँ भाई सही बात है, बिल्कुल सिद्धांत, पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। देखो फंस जाओगे तो कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे तुम लोगों ने इतने मेथड बता दिए कि भाई मजा आ गया, मतलब मैं बड़ा खुश हूं कि भाई तुम्हारे पास मेथड है। +1 - 1 करके भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल सही है। अब इस पे अगर कुछ क्वेश्चन बचे भी हैं, ठीक है, तो इसमें एक वैरायटी रह गई जिसको मुझे बताना है और उसके बाद रिड्यूसेबल भी समझाना है, जो जितना हो जाएगा, ठीक है। किसी ने कहा था आज खत्म कर दीजिए एनसीईआरटी का, मे भी नहीं हो पाए, भगदड़ नहीं मचा सकते। टाइप 1 में ही एक केस है, आप लोगों ने देखा dy/dx + py = q बोल रहे हैं। वाई भाई जरूरी है dy/dx हो, dx/dy हो गया तो ऐसा भी हो सकता है, तो वो भी एक केस है। तो मैं एक बार देख लेता हूं कि उसका क्वेश्चन आ गया क्या। हाँ उसका क्वेश्चन आ गया, तो मैं यहां पर समझा देता हूं। देखो जगह है हमारे पास अच्छी खासी, मैं यहां पर समझा देता हूं। इसमें एक तो dy/dx ये टर्म थी, dy/dx इक्वल टू था +py = q। तो इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर था e⁻p dx, बिकॉज p एंड q बोथ आर फंक्शन ऑफ x, ठीक है। और फिर हम फॉर्मूला लिखते थे y × if = if और q दोनों x के फंक्शन होते थे, dx + c। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये बने dx/dy, ठीक है, प्लस px = q।
अब यहां पर P और Q क्या हो जाएगा, उल्टा हो गया, यस सर, फंक्शन ऑफ y, ठीक है। तो IF इस बार क्या हो जाएगा, IF हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ P dy, क्योंकि अब y के फंक्शन है, x के फंक्शन है dx, y के फंक्शन है dy। जहां जहां x था वहां पर y, जहां जहां y था वहां पर x, y की जगह आएगा x, IF वैसा का वैसा जो भी आएगा y के टर्म में, इंटीग्रेशन IF और Q, ये दोनों y के फंक्शन है, तो dx की जगह यहां पे आएगा dy प्लस c। अब समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि सर मुझे कैसे पता लगेगा कि dx बाई dy बनाऊं या dy बाई dx। हो सकता है क्वेश्चन dy बाई dx में लिखा हो, मुझे कैसे पता चलेगा कि dx बाई dy है। अरे चमक रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, समस्या। यस सर, यस सर, हर चीज का एक उपाय होता है, ठीक है। जज करने का वे है, वही अनुभव है, ठीक है, वही ठंडे दिमाग से चीजें सोचने की तरीके हैं। इसे लिख लें बच्चों, पहले मैं आपको तरीका बताता हूं कि कैसे सोचते हैं, ठीक है, जिससे आप देख पाए उसे, क्योंकि आपके हाँ बच्चे। सर ये जो क्वेश्चन था अभी, इसमें हमने +-1 से एक बार आप वो इंटीग्रेट करके बता दीजिए, मेरा कहीं गलत आ रहा है। अच्छा मैं बताता हूं, आप ये लिख लें, पहले ये लिख लें। जी सर। आपने +1 और -1 करने के बाद क्या किया, एक तो कैंसिल कर दिया, log x बन गया। हाँ सर, उसके बाद वाला टर्म में कुछ गड़बड़ आ रही है, तो वो 1/x × 2 बन जाएगा, माइनस का अपॉन में डिनोमिनेटर सेपरेट करने के बाद। एक बार देखते हैं। सर उसके बाद वापस +-x² भी करना पड़ेगा तब जाकर देखते हैं, बिना उसके बन रहा है तो देखते हैं, मैं पहले से कुछ नहीं बोलता हूं। जब +-1 ऊपर नीचे x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर x पर कुछ नहीं मान लेंगे। मौसम कैसा है यार उस तरफ, इंद्रपुरम? बारिश हो रही है सर, अभी भी हो रही है सर, 4 दिन से लगातार हो रही है। अरे कितनी खुशी है भाई, है बहुत समय बाद बारिश हुई है। यस सर। हाँ बढ़िया बरसे यार, खूब बरसे। हम इतनी देख के परेशान है हम। हमारे यहाँ, मेरे यहाँ अभी इस तरह की हालत है, कल से ऐसा लग रहा है मैं मसूरी में हूँ, इतना टेम्परेचर डाउन है। तो बहुत ठंड पड़ गई है, बहुत ठंड, मतलब कल भी तुम देख रहे हो मैं टी-शर्ट पहनना बंद कर दी है, कल मैं पंखा बंद करके सो रहा था, इतनी ठंड है। अच्छा कुछ भी हो रहा है यहाँ पे तो मैं भी जैकेट पहन के ही बैठी हूँ, तो अच्छा ठंडा मौसम हो गया है। हाँ मतलब किस्मत है, देखो सब सर हमारे इधर तो मैक्स टाइम बारिश हो रही है, ठीक है पीयूष, मजे करो। जब सब जगह बरस गया है तो आखिरी में जाके यूपी पहुंचा है, तो थोड़ा टाइम लेगा अच्छे से बरसे। इसी क्वेश्चन को IF, केवल इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मैं बता रहा हूं, x² - 1/x × x² + 1, ठीक है। ये एक बच्ची ने पूछा है, सभी लोग देख लें, हो सकता है सब किसी का फंसा हो। ये था e⁻x² - 1x × x² + 1 dx। तो जैसा इसने बनाया, केवल e भी हटा देता हूं मैं, केवल इसको देखते हैं। तो यहां पर ये x² + 1 और -1 किया, तो ये x × x² + 1 x × x² + 1 dx। देखो जहां बात करने की है वहां पे बात जरूर करेंगे, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो गए, ये 1/x हो गया। इसका क्या करें, कोई कुछ लगा दिमाग? पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं, वो -2 हो जाएगा ना, -2 सर यहाँ पे ऊपर नीचे x का मल्टीप्लाई डिवाइड करके x² को फिर डाल देना। शाबाश शाबाश, मैं भी ऐसे ही सोच रहा था, मैं उम्मीद करता था कोई तो बताए। इसमें 2 केवल x का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, x² 2x, खत्म। इसको t मान लो, तो ये dx है, तो ये रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ dt, और dt को थोड़ा दूर दूर लिख दें, कर लेंगे अब आगे।
हाँ सर कर लूंगी। हाँ, टी प्लस वन डी टी और टी प्लस वन माइनस टी, खत्म, आएगा बेटा सेम आंसर। अच्छा, तो हम वापस आते हैं जो कंसेप्ट मैं आपसे बोल रहा था कि मुझे कैसे पता लगेगा कि डी वाई बाई डी एक्स है, डी एक्स बाई डी वाई है। तो केस वन आपको नहीं समझ में आ रहा, आपको ये समझ में आ रहा है कि वेरिएबल सेपरेबल नहीं लग रहा, रिड्यूसिबल हो चाहे कोई सा, होमोजेनियस भी नहीं लग रहा, दोनों में से कोई सा, लीनियर पे आ गए, लीनियर लगना चाहिए। तो आपको नहीं समझ में आ रहा कि dx बाई डी वाई है, dy बाई डी एक्स है, तो dy बाई डी एक्स रखा एक तरफ, बाकी को इस तरफ ले जाओ। डिनोमिनेटर को देखो, केवल फोकस करो कहां, डिनोमिनेटर में। अगर डिनोमिनेटर फंक्शन ऑफ x है और फंक्शन ऑफ y है और x एंड y बट इन प्रोडक्ट, डिनोमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर या तो पूरा फंक्शन x का है, पूरा फंक्शन y का है, या x एंड y का है लेकिन प्रोडक्ट में है, तो केस वन है। केस वन मतलब जो हम पढ़ चुके, मतलब dy बाई डी एक्स, केस वन का मतलब है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ठीक है। लेकिन अगर केस टू मतलब dy बाई डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, ये तब लग रहा होगा अगर आपने dy बाई डी एक्स लिखा और डिनोमिनेटर अगर आप देख रहे हैं और डिनोमिनेटर x एंड y बोथ फंक्शन विथ एडिशन। अब याद रखना एडिशन में प्लस और माइनस दोनों आ जाता है, या तो प्लस में है या माइनस में x और y के फंक्शन। तो समझ जाइए आप गड़बड़ करने वाले हैं, dy बाई डी एक्स को पलट दीजिए तो वो dx बाई डी वाई बन जाएगा। उसके बाद जो x के साथ y का फंक्शन आ रहा हो उसे एक तरफ ले लें और दूसरा y का फंक्शन उधर छोड़ दें और फिर शुरू करें। चमक रहा है मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। लिख लें बच्चों, लिख लें, बहुत बढ़िया, ठीक है प्रशांत। सर अगर x और y डिफरेंस में होगा तो dy बाई डी एक्स ही करेंगे। डिफरेंस तो होता ही नहीं है कुछ, डिफरेंस का मतलब मॉड होता है, बस याद रखना। एडिशन जो होता है, एडिशन प्रिंसिपल जब हम कुछ बोलते हैं, एडिशन का मतलब ऐड भी होता है, प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। एडिशन में दोनों आते हैं। इसलिए जब हम लिखते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो उसमें हम ये थोड़ी मानते हैं कि वो वहां पर प्लस ही रहेगा, वहां पर माइनस भी आ रहा है क्योंकि हमने ऐड किया है। एडिशन का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, मतलब प्लस और माइनस, मतलब एडिशन के साथ सब्ट्रैक्शन अपने आप आ जाता है। डिफरेंस अलग चीज होता है, हो जाती है, ठीक है बच्चे? ओके सर। हाँ, तो ये मैं यहां पर सब्ट्रैक्शन पे लिख देता हूं, ठीक है, एक ही बात है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन डिवीजन में नहीं है। बना लो, ये क्वेश्चन दे रहा हूं, खुद से बनाओ, लगाओ दिमाग। वैसे दो क्वेश्चन है लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे दूंगा, जिससे अगर टाइम रहा तो मैं थोड़ा सा रिड्यूसिबल एनसीईआरटी लेवल का समझा दूं। इस पे और इसके रिड्यूसिबल पे बहुत शानदार क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा शानदार। तो कल का दिन हम बहुत सारा समय इसको और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को देंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर जो है आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में उसे। एग्जैक्ट तो बहुत ही शानदार है, एग्जैक्टली एग्जैक्ट नहीं है वो, लेकिन एक जनरल फॉर्म है। सर एक बार लास्ट स्लाइड करूंगा। ये क्वेश्चन लिख लिया सबने? यस 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 सर। ठीक है बच्चे। ठीक है सर। ठीक है,
डन, ठीक है, ठीक है, ठीक है लक्ष्य, ठीक है पीयूष, ठीक है सूर्यांश, आयुष, हार्दिक, दिख रहा है एक्स और वाई के फंक्शन एडिशन सब्ट्रैक्शन में, मतलब इन्हें प्रोडक्ट या डिवीजन में नहीं ला सकते, तो इसलिए इसे पलटा। अब जो एक्स के साथ फंक्शन था उसे इधर लिया, सॉरी, हाँ भाई ये तैयार है फॉर्मेट में। इसमें ये पूरा p है माइनस के साथ और ये q है। IF e to the power integration of minus cos y dy, so it is e to the power minus sin y, ठीक है। सो इट इज x इंटू y इंटू IF होता था, अब x इंटू IF, IF मतलब e to the power minus sin y is equal to integration of e to the power minus sin y, sin into sin 2y, sin 2y को 2 बार sin y into cos y dy plus c। Now proceed, 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 e to the power minus sin y is equals to, आप माइनस साइन y को d मान लो, माइनस साइन y को मान लेते हैं t, तो cos y dy इक्वल टू माइनस dt, तो भाई 2 पहले से था, माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। और अंदर क्या बचेगा, e की पावर t, साइन y की जगह माइनस, अच्छा माइनस थी माइनस प्लस हो जाएगा फिर से, है ना, और cos y dy, ठीक है ना। एक माइनस टी इससे आएगा, एक इससे आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, e की पावर t, अब ये वही हो गया t की पावर t माइनस e की पावर t प्लस c इंटू में 2 लिखा है, इक्वल टू y इंटू e की पावर माइनस साइन y। सॉल्व कर लीजिए, आज मेरे हाथ दुखने लगे सॉल्व करते करते। माइनस साइन y इक्वल टू e की पावर t कॉमन निकालो, 2 इंटू e की पावर माइनस साइन y इंटू माइनस साइन y माइनस 1 प्लस c, ठीक है, दैट इज द आंसर। देख लीजिएगा। इसके बाद इसका एक क्वेश्चन और बाकी है, तो वो मैं आगे बढ़ा रहा हूं, वो मैं पीडीएफ में, ये वाला ये मैं पीडीएफ में डाल दूंगा। हाँ थोड़ा सा रिड्यूसिबल बता रहा हूं, जो एनसीईआरटी वाला है बस वो बता रहा हूं। है समय हमारे पास 5 मिनट, 5 मिनट बहुत है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौलीज मैथ्स में भी है भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन या रिड्यूसिबल टू डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरी 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 आईएमपी। क्यों चमकता ही नहीं है, जब कुछ भी नहीं चमके, मतलब लीनियर भी दिखना बंद हो जाए, dy dx वाला, dx by dy वाला कुछ भी नहीं दिख रहा, तो 2 ही तरीके हो सकते हैं, या तो वो एग्जैक्ट वाला केस है जो हम कल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, और या फिर वो बर्नौलीज है। अब एग्जैक्ट को समझना भी थोड़ा मुश्किल पड़ता है, लेकिन बर्नौलीज को जज करने में समय लगता है। एनसीईआरटी वाला बर्नौलीज तो जज हो जाता है, कैसे, उसका तो एक ही फॉर्मेट है, dy by dx प्लस py इंटू q इंटू वाई स्क्वायर, वेयर p एंड q y की पावर n मान लो, y की पावर n, ठीक है, p एंड q फंक्शन ऑफ x। मतलब क्या हो रहा है इस बार कि आपने लीनियर फॉर्म बनाया, जो y का फंक्शन, ध्यान रखना y का फंक्शन ही इस तरफ लेंगे, आपको हो सकता है dy dx इस तरफ कुछ दिया है,
आपको समझ में आया? लीनियर नहीं बन रहा, कुछ भी नहीं बन रहा, होमोजीनियस वेरिएबल्स वगैरह कुछ नहीं बन रहा। तो इसमें जो y वाला, केवल सिंगल y वाला जो फंक्शन हो साथ में x हो, उसको इस तरफ लीजिएगा, x के फंक्शन को। और जो इधर y का कुछ फंक्शन बचा, उस केस को बनाने का तरीका मैं बता रहा हूं कैसे बनेगा। तो करेंगे क्या, y की पावर n जो भी पावर होगी, क्यूब स्क्वायर जो भी होगी, उसका डिवाइड करेंगे इस तरफ, जिससे ये x का फंक्शन केवल बचे जैसा होता था पहले। इसको इधर डिवाइड किया तो इधर आ जाएगा y की पावर -n dy/dx। इसके साथ होगा तो ये y की पावर n-1 p इक्वल टू q। बच्चों यहां तक समझ में आ रहा है? यस। हाँ, तब तो अपन आगे बढ़े। ठीक है, अब इसको t बोलता हूं। जो भी y की पावर जो बनी ना, उसे t बोल दो। क्यों? अब हम इसका डिफरेंशियल dy/dx dt/dx के टर्म में निकालेंगे, ये बन जाएगा अपने आप। ठीक है, अच्छा मैंने गलती कर दी ना, ये 1 - n होगा। अरे 1 तो यहां पर था ही, डिवाइड हुआ है 1 - n, सो दिस इज 1 - n। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 - n इंटू y की पावर -n इंटू dy/dx इक्वल टू dt/dx। सो दिस इज नथिंग बट y की पावर -n dy/dx। आ गया ना ये अपने आप आ जाएगा, इक्वल टू 1 - n इंटू dt/dx। इस पूरे की जगह ये पुट कर दें तो ये आ जाएगा यहां से, इट इज 1 - n इंटू dt/dx प्लस 1 - n डिवाइड में आएगा ना? डिवाइड में आएगा। अच्छा डिवाइड में आएगा, हाँ डिवाइड में आएगा, सही है। 1/1 - n dt/dx। और p वैसे का वैसा है, x का फंक्शन इधर, इसकी जगह अब क्या आ गया, t आ गया, और इक्वल टू q। अब आप ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको इधर ले लो, इसे p1 और q1 बोल दो, क्या फर्क पड़ रहा है। p dx प्लस इसे मैं r बोल देता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद, इंटू t है तो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हुआ ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब r और s भी क्या है, फंक्शन ऑफ x ही है अभी। अब ये लीनियर फॉर्म आ गया ना, रिड्यूसिबल हो गया, रिड्यूस। अब आपको क्या करना पड़ेगा भाई, IF निकालोगे, e टू द पावर r dx, ऐसा गंदा था r dx, ठीक है। और y इंटू IF होता था, लेकिन y की जगह क्या आ गया, t, तो t इंटू IF इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ IF इंटू q dx प्लस c। इसे सॉल्व कर लेंगे, बाद में t की जगह जो हमने एज्यूम किया है वो पुट कर देंगे, उससे आंसर आ जाएगा। मैं रिपीट करता हूं एक बार, y का जो फंक्शन हो उसे इधर लेना, y के साथ जो भी x का फंक्शन हो, उसके बाद जो y का फंक्शन बन जाए उसका डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो भी इस तरफ y के साथ जो की प्लेस पे जो भी टर्म बनेगी उसको t मानोगे तो ये dt बन जाएगा, अपने आप बन जाता है, और उसे कन्वर्ट करके फिर आंसर देते हैं। प्लीज लिख लें, लिख लें, लिख लें, लिख लें। एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, उसके बाद स्टॉप करेंगे। कुछ पूछना हो तो पूछ लें। सर डन।
ठीक है, देखा एक क्वेश्चन देख ले बस, मैं समझा दूं अपनी तरफ से तो मेरे को थोड़ा सुकून रहेगा। जैसे ये क्वेश्चन आया, ठीक है, अब चेक कर लो वेरिएबल सेपरेबल है क्या, पूरा एक्स और वाई अलग अलग नहीं हो रहा है, ध्यान से सुनना, 1-2-5 सेकंड में अपन पकड़ कर सकते हैं। वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, लीनियर फॉर्म सेम फॉर्म नहीं बन रहा, टी नहीं मान सकते। फिर वेरिएबल होमोजीनियस पे आए, टी एक्स टी वाई डालें, टी कैंसिल होके कैंसिल नहीं हो रहा, मतलब हट नहीं रहा टी, वेरिएबल होमोजीनियस भी नहीं है। लीनियर अपॉन लीनियर केस नहीं है, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस भी नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स इसको कर लेते हैं, लीनियर बनाने के लिए कोशिश तो करेंगे कि बने, लेकिन जैसे हम इसको ऐसे लेते हैं हमें दिखता है कि यार इधर x का फंक्शन केवल नहीं है y का भी है, तो रिड्यूसिबल है। y स्क्वायर का डिवाइड करेंगे 1/y स्क्वायर dy बाई डी एक्स माइनस 1/y x इक्वल टू x की, दिख गया होगा अभी तक, इट इज t माइनस 1/y को t, तो 1/y स्क्वायर dy बाई डी एक्स, सॉरी हाँ dy बाई डी एक्स इक्वल टू dt बाई डी एक्स, ये खत्म। तो dt बाई डी एक्स इसको लिख रहा हूं, इसके आगे dt बाई डी एक्स ये हो गया प्लस x इंटू टी इक्वल टू एक्स की। आगे आप प्रोसीड कर ही लेंगे, कर लेंगे ना आगे, है ना? यस ठीक है, और फिर t की जगह माइनस 1/y डाल देंगे, उससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लिख लें, इसका भी एक क्वेश्चन छोड़ के जाऊंगा मैं, ट्राई कीजिएगा अपनी तरफ से, और अपन नेक्स्ट लेक्चर में फिर बात करते हैं। उम्मीद करता हूं कि कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर में शायद ये फिनिश हो जाए, और नहीं हुआ तो उसके नेक्स्ट लेक्चर में 10-15 मिनट और लगेंगे, फिनिश करके हम इस साल के क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे क्या आए। सर हाँ, डिग्री में एक चीज पूछनी थी। जब हम डिग्री डिफाइन करते हैं किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो कोई भी डेरिवेटिव कंपोजिट नहीं होना चाहिए। जैसे अगर कोई भी सिंगल डेरिवेटिव कंपोजिट नहीं होना चाहिए, उसे कंपोजिट से हटाना है, उसके बाद ही बनाएंगे, क्योंकि कोई भी कंपोजिट बनाएगा लॉग के अंदर आएगा या ई की पावर के अंदर या साइन के अंदर या साइन इनवर्स के अंदर, ये सब इनफाइनाइट सीरीज है, तो उसकी पावर इतनी बढ़ जाएगी कि हम डिफाइन नहीं कर सकते फिर। बट सर अगर ऑर्डर 2 है एंड मैं समझ गया तेरी बात कि ऑर्डर 2 सिंगल लिखा हुआ है और डी वाई डी एक्स, बेटा पॉलिनोमियल के प्रिंसिपल को फॉलो करता है डिफरेंशियल इक्वेशन, और प्रिंसिपल ये बोलता है कि आपको नंबर ऑफ टर्म्स, जो भी वेरिएबल की आप डिफरेंशियल इक्वेशन सोच रहे हैं, जैसे हम इसे डेरिवेटिव की पॉलिनोमियल बोलते हैं, तो डेरिवेटिव उसके लिए वेरिएबल है, तो जितने भी डेरिवेटिव हैं दे मस्ट हैव द फाइनाइट वैल्यू, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। तो फाइनाइट नंबर ऑफ डेरिवेटिव होने चाहिए, चाहे वो हाईएस्ट डेरिवेटिव हो या ना हो, उसके लिए जरूरी है कि वो कंपोजिट से फ्री हो। ठीक है सर। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर के PYQ देखेंगे, जितना हो पाएगा देखेंगे, जितने ज्यादा, मान लो डेफिनेट के इसके देख लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन के, एरिया के देख लेंगे, अरे एडवांस का पेपर देख लेंगे, एडवांस के देख लेंगे, इस साल के जो आए हैं देखेंगे, जो कर पाएंगे करेंगे बेटा, है ना? बाकी तुम लोग लगाना, जो डाउट है। एओडी में ना डिफरेंशियल इक्वेशन आती है ना सर, वो उसमें ना ऐसा होता है, मतलब f'(x) और fx के बीच में रिलेशन होता है, मतलब एडवांस के जितने 2-3 क्वेश्चन देखे मैंने प्रीवियस ईयर। हाँ, तो अब बन गए होंगे, वो बन जाएंगे। वो fx और f'(x) को डिफरेंशिएट करके, इंटीग्रेट करके क्या बनता है मतलब सर? मतलब एक याद आ रहा है मुझे, उसमें ना ऐसा था, f'(x) should be greater than 2 times of f of y, fx। तो उसको एक साइड लेके गया मैं, देख लेना पहले fx पॉजिटिव है या नहीं, तभी ला सकते हैं। हाँ सर, मतलब वो उसमें कुछ कंडीशन गिवन नहीं थी, उस हिसाब से हमें आंसर्स देने थे सर। 2017 में ऐसा क्वेश्चन आया था, f'(x) greater than 2 times of f of x। तो सर उसके बेसिस पे हमें जज करना था कि f' जो होगा वो किससे बड़ा होगा, किससे छोटा होगा, e⁻²y या फिर उस टाइप से। तो उसको मैं एक साइड लेकर गया, -2 times of fx, और उसको इंटीग्रेट करने के ट्राई किया, तो वो हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ यार, कैसी बातें कर रहे हो? क्योंकि f of y को मैं क्या लिखूं उस पूरे को? अरे लड़के, f'(x) ग्रेटर देन द लेस,
ग्रेटर देन लेस सर कुछ भी अभी ऐसे 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स। अब मान लेते हैं कि एफ एक्स पॉजिटिव है, ऐसा मान लेते हैं, निगेटिव होगा तो साइन चेंज करेंगे, तो इसको इधर ले आ, dx लगा ले, dx डिफरेंस होता है, इंटीग्रेशन समेशन होता है, कोई दिक्कत नहीं। इसको t मान ऊपर dt है सर, लेकिन ये दे थोड़ा ना रखा था कि fx ग्रेटर देन 0 या लेस देन है। वो उसमें देखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो दिया होता है उसमें सर, यही बात नहीं थी, बाकी सब था। कुछ ना कुछ तो होता है, नहीं होता तो पूरा नहीं है पेपर, क्वेश्चन पूरा नहीं है, होता ही ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है बच्चों, मिलते हैं यार, देखेंगे आगे। सर ले ही आना, आप लेकर आओगे परसों तो फिर क्या चीज? ये वाला क्वेश्चन ले ही आना सर, समझ में आ जाएगा। हाँ तो तू एक बार ले आना, मुझे फोटो खींच के भेज देना अगर तुझे लगे तो, है ना? ठीक है सर। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, खुश रहो, मस्त रहो, संडे बनाओ अच्छे से, बाय बाय, थैंक यू सर। वेलकम।